जैसे बनता है, कैसे आपने अपने टीम को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे छोटे छोटे सेक्शंस, प्लेटून, कंपनी उसका फॉर्मेशन करना है, कैसे आपका मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट अलग होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, कैसे लॉजिस्टिक चेन बने, राशन सप्लाई कैसे जाए ऊपर के लिए, बीच में इंटरमीडिएटरी कैंप्स कैसे बने, लड़कों का मोराल हाई रखने के लिए कैसे टीवी सिस्टम होना चाहिए, शाम को कोई एंटरटेनमेंट होना चाहिए, घर में बात करने के लिए कोई मेथड होना चाहिए, अगर वहां पे बीएसएनएल नहीं चल रहा है तो सैटेलाइट फोन, ताकि एक कम्युनिकेशन रहे। ये सब चीजें एक बार जब ऑर्गेनाइज हो जाएं तो फिर तो कोई काम ऐसा नहीं है जो हो नहीं सकता। जून 2013 में आपदा आती है। आपदा आने के बाद कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बदलते हैं, हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वहां का माहौल होता है, कपाट बंद होते हैं, वहां पहाड़ होती है। पहाड़ों पे जिस तरह की बर्फ होती है, उस बर्फ में आप या आपके वॉलंटियर्स किस तरह से काम करते हैं और उस काम को अंजाम देने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे अभी जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है, अभी अगर मैं उसकी तुलना करूं केदारनाथ से, तो एनआईएम का जो ट्रेनिंग एरिया है, उत्तरकाशी में हेडक्वार्टर्स है, ट्रेनिंग एरिया जो है वो वहां से कोई 3 दिन का पैदल रास्ता है, जहां पे कि ऊंचाई में ले जाकर के कोई 13,500 फीट की हाइट में ले जाकर के और स्टूडेंट्स को ग्लेशियर की ट्रेनिंग कराई जाती है, कैसे बर्फ में चलना है, कैसे माउंटेन्स में क्लाइंब करना है, कैसे एक्लेमेटाइज होना है। अब उसको कराने के लिए कोई 120-130 स्टूडेंट्स होते हैं और उन्हीं के लिए हम करीब 100 के करीब पोर्टर्स को हायर करते हैं। अब दोनों की तुलना अगर देखी जाए, केदारनाथ की ऊंचाई है 11,500, 11,600। हमारा जो ट्रेनिंग एरिया है ढोकरानी बामक, बामक मतलब ग्लेशियर, ढोकरानी बामक, उसकी हाइट है 13,500 फीट। केदारनाथ का पैदल रास्ता है 1 दिन का 21 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, जो भी हम बोले 21-22 जो भी है। वहां का पैदल रास्ता है 3 दिन का। केदारनाथ के रास्ते में जाने के लिए जो ब्रिडल पाथ बना हुआ है, जो ट्रैक बन रखा है, वो कोई 3-3.5 मीटर चौड़ा है। वहां पे जो है वो 2 फीट का चौड़ा है। केदारनाथ में भी वही चीजें करी जाती हैं, उससे ज्यादा हम अपने कोर्स में करते हैं। डेली फ्रेश खाना, डेली सबकी चिट्ठी पहुंचनी, तो एक चेन ऑफ सप्लाई मेंटेन होती है। अब खाली फर्क यह है, जो केदारनाथ में हमने करा है वो जो अपने ट्रेनिंग एरिया में करते हैं ढोकरानी बामक में, उसका 6 गुना कर दिया। अभी हमारे पास 100 लेबर्स होते थे, उनको मैनेज करने के लिए स्टाफ होता था, अब वही 600 लेबर हो गए, 750 लेबर हो गए, 7 गुना हो गया, वही स्टाफ हो गया, बस बाकी सिस्टम तो वही है, तो चल रहा है। एक चीज देखने को मिला कि फौज में जैसे पूरी तैयारी होती है, फौज में बाल काटने वाला होता है, कपड़ा प्रेस करने वाला होता है और कई काम करने वाले, जूते साफ करने वाले सब होते हैं। उन सब चीजों की व्यवस्था आपने अपने यहाँ कर रखी है, इसे कैसे व्यवस्थित करते हैं आप? अगर ये मैनेज नहीं करोगे तो फिर बाकी चीजें कठिन हो जाती हैं। अगर बार बार होगा, अगर एक हमाम वहां पे रखा हुआ है, हफ्ते में एक बार उसमें गर्म पानी आपको दिया जाएगा नहाने के लिए। अगर एक मेडिकल डॉक्टर है, नर्सिंग असिस्टेंट, हम उसे बोलते हैं BFNA, बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट, अगर वो है, वो रोज शाम को जबरदस्ती सबको बोल रहा है अपने जूते खोलो और चेक कर रहा है कि पांव में चोट तो नहीं लगी है, फ्रॉस्टबाइट तो नहीं हो रखी है, कोल्ड इंजरी तो नहीं हो रखी है, तो ये प्रॉब्लम नहीं, ये तो और आसान करने वाली चीज है। एक दर्जी होना चाहिए वहां पे, एक आपका खाने का स्केल ऑफ राशन है, उसके हिसाब से सप्लाई होनी चाहिए। ये माना जाए कि जो आपने फौज का सिस्टम अडॉप्ट किया, सक्सेस का सबसे बड़ा जरिया यही निकला। यही जरिया है। आज किसी भी काम को पहाड़ में करना है, यही जरिया है जो बड़े आसानी से कर सकता है। आपदा तो आती रहेंगी, लेकिन आपदा का मतलब तो ये नहीं है कि हम लोग भागें, हमें तो उल्टा इस आपदा में रहना तो है ही। और ये अब ठीक है, हमारे पीरियड में आ रही है ज्यादा, किसी भी फॉर्म में आ रही है, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, चाहे तेज बारिश हो रही है, चाहे वो पहाड़ का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है जिससे भूस्खलन हो रहे हैं। अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहां से हट जाए, हमें तो रहना ही ऊपर है। यहाँ देखा गया है कि जब भी मौसम खराब होता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। 12,000 फीट की ऊंचाई पर काम करना बड़ा मुश्किल है और लोगों से काम निकालना भी उतना मुश्किल है। फिर भी जो रिजल्ट आप दे रहे हैं और आपकी टीम दे रही है, उसको क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मैं बताता हूं आपको, पता है क्या है, एक बड़ा सिंपल सा एक सिस्टम है। घंटा घर, पलटन बाजार, वहां पे बम फटा, सारी दुनिया भागी वहां से दूर। वो जो फौजी छावनी है गढ़ी कैंट में, उनको ड्यूटी मिली, गढ़वाल राइफल के बंदे वो उठ करके सीधा उल्टा उस जगह भाग रहे हैं जहां बम फटा है। पता है दूसरा बम भी फट सकता है, टैक्टिक्स तो ये भी हो सकती है, पहला फटा, ज्यादा लोग आएंगे, दूसरा फटा, लोग वहां से दूर भाग रहे हैं, ये वहां पे पास आ रहे हैं और पास आकर के इनको मजा आ रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जज्बा बढ़ रहा है।
कुछ ऐसे भी होंगे जो ना अपने मेन हेडक्वार्टर में कोई ड्यूटी पे होंगे, संतरी ड्यूटी हो गया, खाना बनाने वाले हो गए, वो ना उस दिन गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, हमारी किस्मत क्यों खराब, आज बम फटना था, आज हमारी ड्यूटी क्यों लगी, आज हम वहां क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो ये वाली जब चीजें हैं तो इसमें तो अपने आप ही वो जज्बा तो बढ़ता ही रहता है। और ये वही गढ़वाल राइफल है जिसमें जो नौकरी कर रहे हैं वो इन्हीं पहाड़ी इलाकों के, सबसे ज्यादा तो केदारनाथ के इलाके के लड़कों को बोला जाता है ये सबसे ज्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ वाले पहाड़ी हैं जो फौज के लिए सबसे बढ़िया है। उनसे बात करो तो घबराते हैं, उनको बोलो सामने चलना शुरू करो, बस बगैर हिचके चलते रहते हो। राज्य से सटी कई राज्य की सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं, और इन सीमाओं के बीच में सुरक्षा की दृष्टि से जो आप लोग देखते हैं कि फौज भी लगी हुई है, सब कुछ काम हो रही है, इन फौज के साथ आपका सामंजस्य कैसा बनता है और आप उनको और वो आपको कैसे सहयोग देते हैं? कहा यहाँ केदारनाथ की बात कर रहे हैं? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है ही नहीं कहीं पे। नहीं, उत्तराखंड से रिलेटेड जो लगे हुए हैं वो जिम्मेवारी तो इंडियन आर्मी की है। अच्छा। वो जिम्मेवारी आईटीबीपी, इंडियन आर्मी इनकी है, वो बड़ी जिम्मेवारी है। उनका कोऑर्डिनेशन आपके साथ होता है? उनका कोऑर्डिनेशन में तो मैं बोलूंगा कि अभी मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं वहां पे लड़के, उनमें कोई 7-8 लड़के हैं जो इंडियन आर्मी से डेपुटेशन पे आ रखे हैं टेम्पररी। एनआईएम में हमारे इंस्पेक्टर्स हैं वो फौजी हैं। अभी मैं आपको मिला रहा था सूबेदार मेजर तेजपाल से, ये आर्मी का है। फिर रिटायर्ड फौजी हैं, फिर वो लड़के हैं जो इन फौजियों के रिश्तेदार हैं, वो वहां पे काम कर रहे हैं। तो रिलेशन तो बहुत तगड़ा है इन फौज के साथ में, उसकी जरूरत भी है और उनसे सुझाव भी लेते रहते हैं कई बार। अगर ब्रिज लॉन्च करना है, एक सिस्टम है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं किसी एजेंसी को, लेकिन एक सिस्टम है कि आप ना स्टील वायर रोप लगाते हो, उससे फिर लोहे के हिस्से पार कराते हो, फिर ब्रिज लॉन्च करते हो 15 दिन में। फौज का सिस्टम तो सिंपल है, वो रोलर लगाते हैं, धक्का मारते हैं, 3 घंटे में ब्रिज लॉन्च हो जाता है। तो वो टेक्निक तो हम उन्हीं से लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और फौज तो एक वो प्रिस्टीन शुद्ध ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी उनसे वो मांगे हर कोई मदद करता है। आपको राज्य की कई एजेंसियों से सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि वो एजेंसियां हैं जो कि वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है और बद्री केदार समिति है। इन सब के साथ जब आपको काम लेना होता है और इनके साथ जब सामंजस्य बनाना होता है, तो उस सामंजस्य को कैसे आप बनाते हैं? हमारे साथ में इनका कोऑर्डिनेशन अब अच्छा बनना शुरू हो गया, क्योंकि हमें भी ना कुछ टेक्निकल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। अभी क्या है कि ठीक है, हमारे पास वर्क फोर्स है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास काम कराने के तरीके हैं, लेकिन कई बार वो टेक्निकल चीजें होने से आपके काम की स्पीड बढ़ जाती है। तो उसमें हम वो जस्ट टेक्निकल एडवाइस में ले रहे हैं आईआईटी रुड़की वालों को, सीबीआरआई वालों को। वैसे ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमारे को ये भी वो दे रखा है, राकेश शर्मा सर हैं जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जो इस प्रोजेक्ट के मेन बैकबोन है, उन्होंने हमको प्रोवाइड कर रखे हैं ये पीडब्ल्यूडी से, इरिगेशन से एडवाइस के लिए कोई भी जो जरूरत है, तो उनसे हमारी जब एडवाइस वो हो रही है तो एक मजा भी आ रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है। इस पूरी सफलता सक्सेसनेस के लिए सबसे ज्यादा नंबर मुख्यमंत्री को जाता है, जैसा हम लोग देखते हैं। मैं अगर इसमें मैं बोलूं नंबर की अगर बात करें तो नंबर ना अलग अलग जगह हैं। गणित में किसी को नंबर मिले, हिंदी में किसी को मिले, अंग्रेजी में किसी को मिले। 3 अगर बराबर के नंबर लिए जाए तो वो तो 3 लोग हैं, मुख्यमंत्री हरीश रावत सर, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राकेश शर्मा सर, जिनको कि एनआईएम का एक एक बच्चा भी नाम से जानता है, और तीसरे हैं डॉक्टर राघव लांगर, डीएम रुद्रप्रयाग, जो कि तो 4 हो गए ना। चौथा नाम तो आप लेंगे ना। नहीं, अभी यात्रा शुरू हुई और यात्रा की क्रेडिट इस समय जो देखने को मिल रहा है, तो उस यात्रा में 4 लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। एक मुख्यमंत्री जी का, एक राकेश कुमार का, एक आपका, एक साथ में वहां के डीएम का। इन चारों में एक पॉलिटिशियंस हैं, 2 ब्यूरोक्रेट हैं, आप फौज से आते हैं। इन परिस्थितियों में जब वहां काम निकालना मुश्किल है, रिजल्ट देना मुश्किल है, रिजल्ट आ भी रहा है, तो आप इन ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस के बीच में कैसे सामंजस्य बना लेते हैं? हमें ये ओपिनियन था पहले, लेकिन जब से यहाँ पे आए ना केदारनाथ में, तो और चीज पे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि ये प्रोजेक्ट ही उस ब्यूरोक्रेट की वजह से हो रहा है जिसका नाम है राकेश शर्मा। वो ब्यूरोक्रेट कोई भी चीज हमारी रुकने नहीं दे रहा है। वो ब्यूरोक्रेट हमसे जब बात करता है तो हमसे ये नहीं पूछता कि काम की प्रोग्रेस क्या है, वो बोलता है तुम्हें तकलीफ तो नहीं है कोई। वो ब्यूरोक्रेट जब आता है वहां पे तो सब्जियां लेके आता है बोरी में भर के। उस दिन हमारे लड़के जब खाना खाते हैं, रोटियां ताजी सब्जी आ रखी है हरी, तो हमारे कुक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बेलते बेलते 4 की जगह 12 रोटी बनानी पड़ती है। हर लड़का वो करता है। अब अगर वो ब्यूरोक्रेसी रोकती है तो मेरे तो ये है जो मेरे एक्सपीरियंस है उस ब्यूरोक्रेट। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी कर्नल अजय कोठिया से चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद हम बात करते हैं अजय से, अजय के काम करने के ढंग पे। पहले जब हम लोग बच्चे होते थे तो फिल्म देखते तो एक राजकुमार एक्टर हुआ करते थे, तो उनकी एक्टिंग देखते थे तो हमें लगता था ये सारी काल्पनिक होती है। अभी हम केदारनाथ गए, केदारनाथ में वहां पे टाइगर एक शब्द सुनने को मिलता था, जिसमें आपके वॉलंटियर्स और आपकी टीम बार बार टाइगर का जिक्र करती थी। क्या है टाइगर का मतलब? टाइगर की ना खासियत ये होनी चाहिए कि टीम मैनेज करते रहे और एक नाम उसको देते जिसे टाइगर बोलते हैं। उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब टीम स्ट्रांग होगी तो मैनेज करने वाली बात तो तब आएगी जब रोज डेली कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। वैसे ये शब्द टाइगर क्यों आता है? आर्मी में एक बटालियन का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसको टाइगर बोलते हैं। उसका जो कॉल साइन है रेडियो सेट पे उसे बोलते हैं टाइगर। आप और मैं बात कर रहे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगर रंजीत जो सिग्नल ऑपरेटर है वो आपको बोलेगा संजय भाई टाइगर लिसनिंग ओवर, आप अब बात करिए। तो वो टाइगर वर्ड उस तरीके से आया। टाइगर डेन बन रखी है वहां पे। डेन मतलब जहां पे वो शेर रहता है। उसमें रहता कौन है? उसमें असली टाइगर रहता है, जिसमें कि हमारा कम्युनिकेशन सेटअप है, जिसमें हमारा ऑफिस है, जिसमें कि हमारा मोटिवेशनल हर चीज है। उस शब्द को बोलते हैं टाइगर। हमने देखा आज कोई आपदा मैदान में आ जाए तो वहां पे व्यवस्था करनी बड़ी मुश्किल होती है। आप पहाड़ पे काम कर रहे हैं, पहाड़ पे बर्फ के बीच में काम कर रहे हैं, आपके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में काम करना और रिजल्ट देना कितना मुश्किल है? वो टेक्निकल टीम ना हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बढ़िया अपने को कंफर्टेबल आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, अपना घर बनाओ। अपना घर बनाने के लिए कोई टेक्निकल टीम नहीं आ सकती, वो तो खुद ही बनाना है ना। वो सब मिलकर के सबने बना रखा है। सबके दिमाग में क्या रहता है? सुबह टाइगर का शब्द, पूरा उत्तर काशी, देहरादून, गुप्त काशी, यहाँ पे जितने भी टीम एनआईएम के लोग हैं तो उनकी क्या बात होती है सुबह? टाइगर के क्या हाल है। अगर टाइगर खुश है तो सब लोग खुश, टाइगर दुखी है सब लोग दुखी। यह एक इमोशनल फीलिंग, एक वो आपस में जो भावनाएं बन गई हैं, बस उसके बाद ना किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अभी यात्रा शुरू हुई, शुरू होने के बाद यात्रा को तो लेकर बड़ा उत्साह रहा, लेकिन वो यात्रा विवादों में भी जुड़ गई। लोग कहने लगे कि भाई ऋषिकेश से केदारनाथ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बीच में कुछ ब्रिज टूट गए, बारिश आई नहीं, पहली बारिश में ही ब्रिज टूट जाते हैं। ऐसी घटना को आप कैसे देखते हैं और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, मेरे को तो एक्चुअली सुना मैंने भी है, पर मेरे को तो कोई ब्रिज नहीं दिखा जो ऊपर जो है टूटा हुआ, जो अभी टूटा हमारे उस ऊपर ना केदारनाथ में तो कोई ब्रिज नहीं टूटा। अभी देखने को मिला कि केदारनाथ के रास्ते में कई पुल टूट गए। बात पुल टूटने तक की नहीं है, बात प्रश्न ये उठता है कि जिस निर्माण कार्य को आप और आपके लोग सफलतापूर्वक कर जाते हैं, कोई विवाद नहीं होता, उसमें जब स्थानीय एजेंसियां जुड़ती हैं तो विवाद भी जुड़ता है और असफलता भी दिखाई देती है। आप लोग लोकल एजेंसियों को राय नहीं देते कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, निर्माण का कैसे क्या रूप होना चाहिए? पूछना पड़ेगा, हो सकता है कोई सुझाव हम दे सके, वो कर सकते हैं। सोनप्रयाग का जो पुल टूटा था उसका हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि उसमें कैसे अब दोबारा से पुल वो बनाना है, कैसे वो जैकेटिंग करनी है उस इलाके की जहां पे कि पूरा रेत ही रेत है, जिसके ऊपर पुल कोई चारा नहीं है। वहां पे ना पुल बनेगा ही रेत के ऊपर फिलहाल, अगले जब तक की सब चीजें ठीक नहीं हो जाती। लेकिन उस रेत को सेव करने का तरीका है साइड में जैकेटिंग करना, सीमेंट ब्लॉक्स लगाना, कुछ कॉन्क्रीटिंग करना, रीइंफोर्स करना उसको स्टील के साथ में, वो चीजें चल रही हैं। पर वो इन्होंने काफी अच्छी तेजी से बनाया है। अभी आप केदारनाथ 12,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, आप रिजल्ट भी दे रहे हैं। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आता कि उन्हीं अधिकारियों के अंडर में जब लोकल एजेंसियां काम करती हैं तो वो क्यों विवादों में आ जाती हैं, क्यों रिजल्ट नहीं दे पाती हैं? अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। वो मेरे ख्याल से वो तो जरूरी है किसी भी चीज के लिए। मतलब किसी को ब्लेम की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सिस्टम अकाउंटेबल होगा तो अपने आप ही चीजें होंगी। यही फोकस आज मेरे को दिखता है, वही हरीश रावत जी का है, वही सरकार का भी है। कितना अब ग्राउंड पे हो रहा है वो अभी आके देखते हैं, अच्छा ही होगा। सरकार ने यात्रा शुरू करने के लिए बड़ी हायतोबा की कि यात्रा शुरू हो जाए, किसी तरह शुरू हो जाए। बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद था, यात्रा शुरू भी हुई, बहुत अच्छी यात्रा चल भी रही है। लेकिन एक चीज नहीं देखने को आता या समझ में आता कि जो यात्रा जहां से शुरू होती है, ऋषिकेश से यात्रा शुरू होती है, ये यात्रा केदारनाथ तक जाती है, तो ऋषिकेश से केदारनाथ के बीच में जो रास्ते के पड़ाव हैं या जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को क्यों नहीं व्यवस्थित किया जा सकता है? क्योंकि ऋषिकेश से ही
रास्ता शुरू, यात्रा शुरू होती है और वह यात्रा सोनप्रयाग तक आदमी जाता है, केदारनाथ तक जाता है, बद्रीनाथ तक जाता है। तो रास्ते में जो मुश्किलें हैं उसके भी निदान का तो कोई रास्ता निकालना चाहिए। जरूरत है इस चीज की। कई जगह ना साथ में क्या हो रहा है ये देखने की भी जरूरत है। आज ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं है। आज हर तरीके की आपदा ने इस दुनिया में कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट दिखाया है। उसको कहीं ना कहीं ओवरकम भी करा गया है, चाहे वो विज्ञान है, चाहे साइंस है, चाहे कोई मोटिवेशनल एस्पेक्ट है। साथ में एक चीज और जो आज समझने की जरूरत है, खासकर यहाँ की हिमालय की, हिमालय में भी उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन की, गढ़वाल रीजन में भी जैसे अगर हम बोले 4 धाम है, बद्री सबसे पहले हो गया यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। इसमें जो हिमालय की जो बनावट है उसमें सबसे ऊंचे पहाड़ और सबसे खड़े पहाड़, सकरी घाटियां, ये है केदार और बद्री में। गंगोत्री में है, यमुनोत्री में कम है। तो आप अगर देखेंगे तो आपदा का भी ना असर जो टूट फूट का हो रहा है, ये हिमालय है, सेटलिंग प्रोसेस में है। इनको बोलते हैं बेबी माउंटेन्स, यंग माउंटेन्स। माउंट एवरेस्ट है, वो भी हिमालय में है। उसकी ऊंचाई पहले होती थी 8,848 मीटर, अब उसकी ऊंचाई बोलते हैं हो गई है 8,850 मीटर, वो बढ़ गया है। कुछ जगह टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से ये सेटलिंग में जो चीजें चल रही हैं, नीचे टूट ही रही हैं चीजें, ऊपर से अब ये बारिश तेज आ जा रही है। इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्शन तो कंटिन्यूअसली करते ही रहना है। उत्तरकाशी में बर्नावत का हाल देखिए, पिछले काफी समय से आपने देखा बर्नावत का जो कहर टूटा, उसके बाद से ही वहां पे ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, लेकिन आज तक वह ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं हो पाता। बद्रीनाथ के रास्ते में भी रोज ऐसी घटना देखने को मिलती है, ऊपर से पहाड़ गिर जा रहा है, सड़कें ब्लॉक हो जा रही हैं, लोगों का जाना मुश्किल हो जा रहा है, लोग कई दिन वहीं रुक जा रहे हैं। इन सब चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई ऐसी कार्य योजना है जो कि आप सरकार को बताएं और सरकार उसका निदान निकाल सके? देखिए ये ना उसी तरीके से है कि पानी जो है, पानी ग्रेविटी से चल रहा है नीचे, पानी को आप रोक नहीं सकते हो। अब जो ये भूस्खलन हो रहा है, जो सेटलिंग प्रोसेस चल रही है हिमालय की, वो आप रोक नहीं सकते। आप खाली ये कर सकते हैं कि इसे डिले कैसे करा जाए, इससे ह्यूमंस को नुकसान कैसे कम हो, कैसे मटेरियल डैमेज कम हो। बीच बीच में आपको मेंटेनेंस रिपेयर तो करते रहनी पड़ेगी। परमानेंट सॉल्यूशन इसका कभी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम परमानेंट सॉल्यूशन जो परिभाषा है उसे ये भी बोल सकते हैं कि अगर सिरू बगड़ है, सिरू बगड़ का ट्रीटमेंट है 3 साल तक नहीं आता है या कम रहता है, तो वो भी ना हम बोलते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन का मतलब ही 3 साल है, फिर दोबारा करना पड़ेगा। यहां तो जरूरत उस चीज की है, लगातार करना पड़ेगा और बस मैन और मटेरियल इनका डैमेज ना हो, ये हमें यकीन करना है। इनका डैमेज कम हो, आदमी का तो बिल्कुल भी नहीं कोई नुकसान होना चाहिए, मतलब डेथ जिसे बोलते हैं या चोट से। ठीक ठाक यात्रा चल रही है, रोज 100-200 आदमी जा भी रहे हैं केदारनाथ में, और अच्छी यात्रा हो सके, सुचारू रूप से चल सके, तो उसके लिए क्या प्लान है आपके दिमाग में कि और क्या क्या करना बाकी है अभी? बड़ा पॉजिटिव मैसेज माहौल में भेजना है कि ये जो कहने वाली बात होती है ना कि बहुत तेज बारिश हो गई, वो बरसातों में तो आना ही है, लेकिन उसके बीच में आज हमारा जो सेफ्टी मैकेनिज्म धीरे धीरे बन रहा है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो क्रिएट हो रही है, बीच में जो हम रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं, लोकल्स जो जागरूक हो रहे हैं, पहले से भी जागरूक थे और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं कि कैसे हमारा रेवेन्यू से जुड़ा है, ये मैसेज हमने जरूर देना है। और इस मैसेज को देने में बहुत बड़ा रोल तो आपका भी है संजय भाई, कि वो बारिश होती है ना तो हमेशा ये नहीं बोलना है कि बारिश हो गई है, बोलना देखो इतनी अच्छी बारिश हो रही है, अब आओ ना केदारनाथ के दर्शन करने, बद्रीनाथ क्यों नहीं जा रहे हो अभी, गंगोत्री में आपको प्योर गंगा जल मिलेगा। वो हो जाता है केदारनाथ में आ गई बाढ़, आपने ये पीछे इतना अच्छा लगा रखा है, इसके साथ में वो पॉजिटिव वाली चीज जाएगी, पता है लोग आना चाहते हैं। मीडिया तो करेगा ना, नहीं बहुत अच्छा कर रहा है, सारी चीजें ही मीडिया कर रहा है, कुछ चीजों को रोक। यात्रा बड़ी अच्छी शुरू हो गई, यात्रा चल भी रही है, लेकिन जो यात्रियों की संख्या होनी चाहिए आज भी हम देखते हैं कि वह संख्या नहीं आ पा रही। इसका कारण क्या माना जाए कि आप पूरे देश में ये मैसेज नहीं दे पाए हैं कि यात्रा पहले की तरह ही चल रही है और यात्री सारे सुरक्षित हैं। इन सब के बीच में पूरे देश में हर आदमी यहां आना चाहता है, तो जब आना चाहता है तो उसके लिए कम से कम हर कलकत्ता से लेकर कानपुर तक सभी आदमियों की जानकारी होनी चाहिए कि कहां से यात्रा शुरू हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं, कैसे उसको यात्रा को पूरा करना है। इन सब का संदेश भी तो नहीं दे पा रहे आप लोग। गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन शायद हम एकदम से ना बहुत ज्यादा भी ये ना करें कि एक ही साल में सब चीजें हो जाए या 2 साल में हो जाए।
अभी यात्रा तो चालू हो गई है, यात्रा में जरूर कुछ पुल भी भय, लेकिन उसके बाद भी चल तो रही है। हम बोल रहे हैं अभी 100-200 लोग इस टाइम पे आ रहे हैं जब हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं उड़ सकता है। बीच में तो टाइम वो आ गया था जब 1500, 1600, 1700 लोग के करीब केदारनाथ में रुक रहे थे। अब वहां चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी तो बना दी है, वो टेंट सिटी क्रिएट करी हुई है, उसमें पहाड़ी खाना मिल रहा है। आप वहां पे जाओगे तो आपको मंडवे की पूरी मिलेगी। तो गवर्नमेंट तो एक मैसेज तो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। ये सुझाव जरूर कभी डिस्कशन होने चाहिए, जैसे आपसे बात हो रही है अलग से भी पूछूंगा, और हो सकता है कि इन चीजों को करके हम और ज्यादा मैसेज को पॉजिटिव बना सकें। एक आरोप लगा अभी कि आपदा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दूध 150-200 रुपए के आधा किलो मिला, डीजल स्कूटर में भरा दिया गया, 6-6 हजार रुपए का होटल पहाड़ पे कर लिया गया। इन सब के बीच में ये जो यात्रा शुरू हुई, आपको लगता नहीं कि इसका जो नुकसान होगा या इसका जो मैसेज जाएगा उससे यात्रियों पे भी फर्क पड़ेगा? हाँ, मैं आपको ना अगर बिल्कुल हकीकत वाली जो मेरे को जानकारी है, हम तो पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकते। नहीं, आजकल चर्चा है कि अजय कोटियाल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो क्यों नहीं होंगी। देखो, मैंने आपको ना एक बार, शायद हमारी पहले ही बात हुई थी, यहीं पढ़ता था मैं डीएवी पीजी कॉलेज में। डीएवी पीजी कॉलेज में क्या होता है, एक परिभाषा है कि अगर आपके पीछे 10 लड़के खड़े हैं तो आप क्या हो, आप हो नेता। अब हमारे पीछे तो 750 लड़के खड़े हैं, हम बैठे हुए ही केदारनाथ में, तो क्यों नहीं चर्चा होगी कौन है नेता, अजय कोटियाल। ये तो हर सोचना चलती रहती है, और ये समाज है, समाज में तो ये डिस्कशन चलते रहेंगे। लेकिन बात मैं दूसरी कर रहा था जो आप इससे पहले पूछ रहे थे, ये पॉलिटिकल चर्चा अवॉइड कर रहे हैं अभी हम। ये आपने जैसे बोला दूध, फिर उसके बाद में वो तेल मिल गया, कमरे हो गए 6000 के। कई बार क्या होता है, आज एनआईएम जो ऊपर दूध पी रही है, उस दूध की कीमत पता है कितना रुपए है? 150 रुपए लीटर। लेकिन वो 150 रुपए लीटर दूध उसका है पैकेट वाला ड्राई मिल्क, वो आता ही 150 रुपए लीटर है, और जब बनता है तो 1500 लीटर 5 लीटर बनता है। अब वो कहीं ऐसी खबरें भी हो सकता है चली गई हो, पर उसके अलावा कुछ चीजें ना उस कंडीशन में किसने किस हालात में करी। उसने स्कूटर जब उस रास्ते में बस ही नहीं जा रही है, उसने एक लोकल को पकड़ा कि यार तू इसको लेकर के ना जरा पार करा के लेके आ जा, क्योंकि ये तो मेडिसिन वो है जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है। तो उसके लिए वो कहता नहीं मैं तो 50 रुपए में जाऊंगा, वो कह रहा है यार तू 70 ले, लेकिन इसको बचा तो सही। अब उसको दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है, मेरे को क्लियर नहीं है, पर मेरे को जो जानकारियां हैं उनमें कुछ अच्छाइयों के लिए भी जो चीजें हुई है ना, वो भी इसमें नेगेटिव आ रही है। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग की मेहनत भी दिखाई दे रही है, तो देशवासियों को कोई एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप कि यात्रा फर्स्ट क्लास अच्छी है, रास्ते अच्छे हैं, आप आइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री दर्शन कीजिए और सकुशल यहाँ पे सभी चीज रहने की, खाने की व्यवस्था, क्या इनको संदेश देना चाहेंगे आप? ये तो बड़ा क्लियर है। आज उत्तराखंड का एक एक जो आदमी है यहाँ पे, वो उम्मीद करता है, खाली इसलिए नहीं कि अगर देश के लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, वो ये भी उम्मीद करता है कि वो तो नीचे नहीं जा सकता है, अगर नीचे से लोग ऊपर आएंगे ना, भगवान जी के भी दर्शन होंगे, उन लोगों से भी मिलना होगा, और बहुत सारे एडवांटेजेस अपने आप होंगे। इस उत्तराखंड की असली ताकत को भी तो पहचाना जाएगा। हिमालय में क्या खसूसियतें होती हैं, यहाँ खाली अगर आपदा आती है ना, उसे डिजास्टर बोलते हैं, तो यहाँ पे डिजास्टर के अच्छे ट्रैक्स भी बनते हैं। अभी एक ट्रैक इस बार हम पिछली बार भी ट्राई कर रहे थे, इस बार लेके जाएगा सुबेदार मेजर तेजपाल। केदारनाथ से बद्रीनाथ पहले मंदिर के जो पुजारी होते थे कैसे जाते थे, उसमें हम तो कहते हैं कि यहाँ आएंगे जब और तेज बारिश हो रही हो, उस टाइम पे उत्तराखंड को देखेंगे तो सबको मजा आएगा, और जब एक बार वो तेज बारिश को देख लेना तो दोबारा यहाँ से जाना भी नहीं चाहेंगे, वो तो हर साल आएंगे फिर। ये थे कर्नल अजय कोटियाल, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से इस बात को माना कि यात्रा में अभी दिक्कतें हैं, उसे सही कर ली जाएंगी, लेकिन उन्होंने ये बात भी कहा कि जो काम 5 वर्षों में होना था वह काम इन लोगों ने और इनकी टीम ने 2 वर्षों में पूरा कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी मेहनत रंग लाएगी, अगली यात्रा 100% सकुशल शुरू होगी और सकुशल ही चलेगी। धन्यवाद। देखते रहिए साधना प्राइम। बहुत ज्यादा एक प्रेशराइज, और मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वाली स्थिति रहती है। आप इस पोजीशन को कैसे होल्ड करते हैं? काफी दायित्व वाला पद है, 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है और डिलीवर करना पड़ता है। मथुरा हो गया, आपका लखनऊ हो गया, और ऐसे 1-2 जिले और थे जहां पे एक साथ वहां पे रेप के केसेस बढ़े और रेप के साथ में मर्डर हो, वो भी दिन दहाड़े ऐसी चीजें हुई हैं। ये इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उनमें बहुत सख्त कार्रवाइयां भी की गई हैं।
देखिए खास बात यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था दलजीत सिंह चौधरी के साथ चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह की खास बात, शनिवार रात 8:30 बजे साधना प्राइम न्यूज पर। साधना प्राइम न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक चैनल चलाकर लोगों की समस्याओं को समाज के स्तर पर पहुंचाने का, शासन के स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कौन है यूपी के सबसे क्लीन इमेज मिनिस्टर? ए. शिवपाल सिंह यादव, बी. आजम खान, सी. अहमद हसन, डी. अवधेश प्रसाद, ई. राजेंद्र चौधरी। अपनी राय देने के लिए अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए UPSCIM और A, B, C, D या E और उसे भेज दीजिए 9953917787 पर। साधना प्राइम जो एक नया शुरुआत की है उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं साधना के इस नए कैलेंडर को सलाम करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो है साधना जो सूचना की साधना है बहुत बेहतर ढंग से कर रहा है। हाय, मैं हूँ सारा खान। हाय गाइस, दिस इज अली फजल। हाय, मैं हूँ रिचा चड्ढा। हाय, मैं हूँ नंदीश संधू और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। साधना प्राइम न्यूज, साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम जो नया चैनल शुरू होने जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां समाज में खबरें आएंगी, मैं समझता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जनता को खबरें भी पहुंचेंगी और खबरों के साथ साथ जनता को बहुत कुछ देश प्रदेश का देखने को भी आपके चैनल के माध्यम से मिलेगा। मैं इस मौके पर साधना प्राइम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साधना प्राइम नया चैनल जो लॉन्च हुआ है उसके दर्शकों को और इनके मैनेजमेंट को, सबको, इनके जितने भी एम्प्लॉय उनको मैं सब शुभकामनाएं देता हूं, कामयाब हो और लोगों की देहरादून में एक समाचार एजेंसी के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हरीश रावत। स्टिंग ऑपरेशन पर दी मीडिया को नसीहत, साझा की मन की बात। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के वाहनों पर बढ़ेगा एंट्री टैक्स। राजस्व बढ़ाने के लिए उत्तराखंड परिवहन बोर्ड ने की तैयारी, शासन को भेजा प्रस्ताव। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में बंधक बनाए गए 11 लोगों में से 9 उत्तराखंड वासी। सूचना के बाद परिजन सख्ते में, मामले में केंद्र और राज्य सरकार से लगाई मदद की गुहार। देहरादून में बीजेपी ने की आपदा घोटाले और सीडी कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग। मामले में सीएम हरीश रावत की भूमिका पर उठाए सवाल, राज्यपाल को ज्ञापन देने की तैयारी। और चमोली में अमृत गंगा पेयजल योजना में करोड़ों रुपए खर्च, टेस्टिंग में पाइप फटे मिलने से निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। पेयजल के भारी संकट से जूझ रहे हैं स्थानीय लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अनु सिंह। गैरसैंण में 21 सितंबर से विधानसभा के सत्र पर कांग्रेस के भीतर ही लड़ाई छिड़ गई है। इस बार भी कांग्रेस को असहज करने में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की अहम भूमिका उभरी है। दरअसल गैरसैंण में सबसे पहले कैबिनेट कराने वाले बहुगुणा ने सत्र के औचित्य पर सवाल उठाकर कांग्रेस के सामने दिक्कत पैदा कर दी है। हरीश रावत सरकार गैरसैंण के एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रही है। पर्वतीय वोटरों को लुभाने के